हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक द यूनिवर्स एंड अवर गैलेक्सी। जी हाँ, आज हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे और अपनी आकाशगंगा के बारे में जानेंगे जिसका नाम मिल्की वे है। तो शुरू करते हैं यूनिवर्स से। जी हाँ, यूनिवर्स जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं उसमें आज के मौजूदा जितने भी मैटर हैं, स्पेस हैं, मतलब जो भी कुछ है वो सब यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर हम यूनिवर्स की ही बात करें तो लगभग जो हमारे यूनिवर्स है वो 100 बिलियन गैलेक्सीज से बना है, लगभग है ये भी। और जिनमें पर गैलेक्सी में, हर एक गैलेक्सी में लगभग लगभग 100 बिलियन स्टार्स मिलेंगे आपको। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हो सकते हैं, औसतन है, एवरेज है लगभग। आगे साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, वो लगभग 13.8 बिलियन अगो, जी हाँ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो उसकी शुरुआत हुई, जिसको आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वर्तमान में। वैसे तो बहुत और भी हैं, बिग ग्लैंच नाम की भी एक थ्योरी है, लेकिन वो इसकी अपोजिट मानी जाती है। तो बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेबल है। अभी बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि देखो, ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई वो एक एक्सप्लोजन से हुई। जी हाँ, विस्फोट से हुई। जैसे कि आप अगर इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर टाइम बिगिंस लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो टाइम बिगिंस, और राइट में लिखा है प्रेजेंट डे। तो टाइम बिगिन से वहाँ पर शुरुआत हुई। अगर इसको आप एक और तरीके से देखना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये एक स्टार दिख रहा है आपको, और आप ये देखिए अब। तो देखा आपने जैसे कि यहाँ पर किस तरह से, मतलब एक तरह से विस्फोट हुआ और सब चीज़ यहाँ पर फैल गई। बिग बैंग थ्योरी की एक और बात करते हैं थोड़ी सी हम। तो बिग बैंग जो थ्योरी है उसको जो शुरुआत हुई थी उसको देने वाले व्यक्ति थे जॉर्जस। जी हाँ, जॉर्जस लेमैत्रे। आपको लेमैत्रे जी नाम रखना है। ये बेल्जियन थे, बेल्जियन के कॉस्मोलॉजिस्ट। जी हाँ, ब्रह्मांड के विज्ञानी थे, और ये एक प्रिस्ट थे, पादरी थे। तो आपको फिलहाल के लिए कि अगर पूछे कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी या फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी, तो आप बताएंगे जॉर्जस लेमैत्रे। जी हाँ, आगे चलते हैं, जानते हैं अब हम अपने गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी, जी हाँ, जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं, आप समझते हैं इसके बारे में। गैलेक्सी, गैलेक्सी अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार। किसी गैलेक्सी में मिलियंस या बिलियंस में, लाखों में या अरबों में तारों की प्रणाली हो सकती है, जहां पर वो क्या करते हैं, टुगेदर विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जिसमें गैस और धूल भी शामिल है, और ये गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ एक साथ बंधे हुए हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज मास ऑफ स्टार्स, नेबुला, इंटरस्टेलर मटेरियल। तो गैलेक्सी में आपको क्या मिलेंगे, आकाशगंगा में तारे मिलेंगे, निहारिकाएं मिलेंगी, अंतर तारकीय पदार्थ मिलेंगे, विशाल समूह है उनका। कहा जाता है कि सबसे छोटी से भी छोटी गैलेक्सी के अंदर लगभग 1 लाख, जी हाँ 1 लाख तक तारे पाए जाते हैं, लगभग छोटी से छोटी में। और लार्जेस्ट में इनकी संख्या 3000 बिलियन स्टार्स तक भी है। जी हाँ, छोटी से छोटी में 1 लाख से ज़्यादा तारे, और बड़ी से बड़ी में 3000 बिलियन। जी हाँ, 3000। सोचिए, गैलेक्सीज आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, अगर हमारे जो ब्रह्मांड में सबसे मेन चीज़ है वो गैलेक्सीज ही हैं। और गैलेक्सीज भी एक नहीं, काफ़ी टाइप के। देखो, वैसे तो मेनली अगर इसे बांटोगे तो 2 टाइप में बांट सकते हैं आप, रेगुलर गैलेक्सीज और इरेगुलर, नियमित और अनियमित। बेसिकली देखो, वैसे से 3 ही भागों में बांटा जाता है, जैसे कि अब हम यहाँ देखेंगे तो टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा टाइप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बेसिकली इसी से बना है सब कुछ। तो पहला है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा ये पेपर में सवाल आता है कि किस टाइप की गैलेक्सीज की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इलिप्टिकल। जी हाँ, इलिप्टिकल की 60% गैलेक्सीज मिलेंगी आपको हमारे यूनिवर्स में, स्पायरल मिलेंगे आपको 20%, और इरेगुलर मिलेंगी 20%। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जो हमारी खुद की गैलेक्सी है मिल्की वे, वो इनमें से कौन से है, किस टाइप का है? तो आप बताएंगे मेरे को हमारी गैलेक्सी इनमें से कौन से टाइप की है। चलते हैं आगे। तो ये तीनों के बारे में जानते हैं हल्का सा।
देखिए, अवर गैलेक्सी मिल्की वे, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसकी शेप आपको कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही होगी, ये कौन सी, बीच वाली, जी हाँ, स्पाइरल टाइप की। तो आगे इसमें समझते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ नजर आएंगी। देखो यहाँ पर ओरियन सिग्नस लिखा हुआ है, या फिर आप ओरियन पाथ भी इसको बोल सकते हैं। यू आर हियर, हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारी मिल्की वे है, और आप इसमें यहाँ पर ओरियन देख रहे हैं। यहाँ पर अभी इसके बारे में हम जानेंगे भी, और वर्तमान में हम कहाँ पर हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ विच अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट। मिल्की वे वही है आकाशगंगा जिसका हमारा सौर मंडल हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का। अब देखो डायरेक्ट आता है पेपर में ओरियन आर, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ओरियन आर, द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर। हमारा जो सौर मंडल है वो कहाँ पर स्थित है, ओरियन आर में। किसके अंदर, ओरियन आर में, हमारी मिल्की वे के ओरियन आर में हमारा सौर मंडल स्थित है, सोलर सिस्टम। और ये कहा जाता है कि जो हमारे मिल्की वे के सेंटर से हमारा जो वो है सोलर सिस्टम, मिल्की वे के सेंटर से वो लगभग 26,000 लाइट ईयर्स है दूर है सेंटर से। जी हाँ, हमारी जो मिल्की वे है उसके सेंटर से अगर आप हमारे सोलर सिस्टम की दूरी नापेंगे तो लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष बैठेगी। आगे, द मिल्की वे गैलेक्सी इज ए स्पाइरल गैलेक्सी। जी हाँ, अभी हमने देखा भी था और यहाँ लिखा हुआ भी है। तो कुंडली नुमा आकाश गंगा है हमारी, स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है इसकी शेप जैसे मैंने दिखाई है बीच वाले टाइप की है, मतलब हम 60% का हिस्सा नहीं है, हम 20% वाली गैलेक्सी इसका हिस्सा है। द सन, जी हाँ, जो खास बनाता है, द सन विच इज अबाउट 1/3 ऑफ आउट फ्रॉम द सेंटर। सूर्य जो कि केंद्र से लगभग 1/3 बाहर है। कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ गैलेक्सीज अबाउट एवरी 220 मिलियन ईयर्स अगो। जी वो ईयर्स। जो हमारा सन है वो लगभग हमारी आकाशगंगा का पूरा चक्कर 220 मिलियन वर्ष में लगाता है, 220 मिलियन ईयर्स में लगाता है हमारा सन। इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा किस पाथ को वो फॉलो करता है, और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरह के पाथ को फॉलो करते हैं। जी हाँ, सन कोई स्टेबल नहीं है, वो भी मूव करता है, और उसको एक चक्कर लगाने में गैलेक्सी का कितने साल लगते हैं, 220 मिलियन ईयर्स लगते हैं, 220 मिलियन वर्ष लगते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा और। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सन। हमारा जो सौर मंडल है उसमें शामिल है हमारा सन, उसमें प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड, मिटियोर्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेज। तो हम जानते हैं कि सन हमारा एक ही है, प्लैनेट्स की संख्या 8 है, सैटेलाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, मिलियंस है, और स्मॉलर बॉडीज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टेरॉइड्स जो कि हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, मिटियोर्स उल्कापिंड, और कॉमेट्स धूमकेतु, इनकी संख्या लाखों में है भारी। और बाकी जो है वहाँ पर बहुत भारी क्वांटिटी में डस्ट मिलेगा, धूल मिलेगी, और गैसेज भी मिलेंगी। आगे, आउट ऑफ द 9 प्लैनेट्स, यहाँ 8 है, होना चाहिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कोल्ड एज द इनर प्लैनेट्स। ये चारों कहलाते हैं। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये चारों इनर प्लैनेट्स आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सन की तरफ हैं। और बीच में आती है फिर एक एस्टेरॉइड बेल्ट, और बाकी फिर बाहर जो 4 रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। जी हाँ, पहली वाले को स्थलीय ग्रह कहते हैं, जो शुरू के 4 हैं टेरेस्ट्रियल हैं। मीनिंग लाइक अर्थ लाइक एज दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल, क्योंकि वो भी पृथ्वी जैसे चट्टान और धातुओं से बने हुए हैं, और उनमें काफ़ी हद तक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो बाहर के 4 बचे हुए हैं उनको जोवियन, जी हाँ, जोवियन या गैस जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि वो चारों का आकार इन सबसे ज़्यादा है। तो जोवियन मतलब गैसीय ग्रह हैं। गैसीय ग्रहों में भी अगर बात करें तो जुपिटर, जी हाँ, जो कि सन के बाद हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जगह घेरता है, मतलब लाइक सबसे बड़ा है। तो मोस्ट आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, हैव थिक एटमॉस्फेयर, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। आगे हम बात करते हैं थोड़ा और। अब सवाल आता है मन में कि अभी हमने एक बात की कि हमारे इनर प्लैनेट्स जो 4 हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, रॉकी हैं, जबकि बाहर के 4 वाले जो कि आउटर वाले हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट से पार वाले वो हैं सब गैसियस जोवियन प्लैनेट। ऐसा क्यों? देखिए, इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट, ये 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी
of the parent star, where it was too warm for gaseous to condense to solid particles. तो जो स्थलीय ग्रह हैं उनका जो निर्माण हुआ है मूल तारे के नज़दीकी क्षेत्र में हुआ है। जो मेन जो तारा था, स्टार था, उसके आसपास हुआ है। मतलब हमारे जो प्लैनेट्स है चारों इनर वाले, वो कहीं ना कहीं तारे के आसपास बने हैं, जहाँ गैसों के ठोस कणों में संघनित होने के लिए बहुत गर्मी थी। वो गैसों के इकट्ठे होने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि क्लोज टू द सन है तो नॉर्मली बात है। जबकि जो जोवियन ग्रह हैं वो काफ़ी दूर थे। सोचिए, जो चारों प्लैनेट्स है वो काफ़ी पास है तो गर्म होंगे, और जो बाहर के हैं वो जोवियन काफ़ी दूर थे। नॉर्मली बात है, एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत ज़्यादा दूर है सन से। द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। जी हाँ, जो सौर पवन अभी हम देखेंगे, जो सोलर विंड है वो क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। तो इट ब्लो ऑफ लोड्स ऑफ द गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो हमारे चारों ग्रह हैं उनके ऊपर से लगभग जो सन की जो सोलर की जो विंड है, सोलर विंड, सौर पवन है, उसने अपने डेंसिटी के कारण उसने क्या किया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के सारे डस्ट को और गैसेस को उड़ा दिया। द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कोज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट। बिल्कुल, जो आंतरिक ग्रह थे उनसे तो उसने डस्ट और गैस को उड़ा दिया सोलर विंड ने, लेकिन जोवियन प्लैनेट जो कि काफ़ी दूर स्थित हैं उन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप, जो सोलर विंड का प्रभाव था, इफेक्ट था, वो पास के चारों ग्रहों पर, इनर प्लैनेट्स पर काफ़ी ज़्यादा था, और बाहर के ग्रहों पर, आउटर प्लैनेट्स पर इतना ज़्यादा उनका क्या नहीं रहा, इफेक्ट नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, ये छोटे भी हैं, एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। जी हाँ, जो कि हमारे छोटे ग्रह हैं हमारे, वो क्या हैं, उनमें कम गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए उन गैसों को रोकने नहीं सकते थे, वो उनके साइज बहुत छोटा है। लेकिन जो कि हमारे जोवियन प्लैनेट्स है वो इतने बड़े हैं, उन्होंने उन गैसेस को रोक लिया, और आज इसलिए उनको गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, सिंपल तरीके से, कि आप समझिए सन के आप पास हैं तो नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। अब सन की जो सोलर विंड आती हैं बहुत तेज़ होती हैं, अभी हम देखेंगे भी, समझेंगे उनके बारे में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी डस्ट था, गैसेस थी, उन सारे प्लैनेट से हटा दी। ऐसा नहीं कि सारी पूरा ऊपर हट गई, नहीं नहीं, मतलब जितने हट आ सकते थे उतने हटा दी। लेकिन जो इफेक्ट इनर प्लैनेट्स पर पड़ा वह आउटर प्लैनेट्स पर नहीं पड़ पाया। दूसरा कारण था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनर प्लैनेट्स की बहुत हल्की है, कम है एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स। तो उसकी वजह से जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन गैसेस को रोक नहीं पाया, जिनको सोलर विंड ने उड़ा दिया। और यही गैसेस कहाँ पर रुक पाई हैं, आउटर प्लैनेट्स पर, इसलिए वो सारे जोवियन ग्रह हैं या फिर गैसियस प्लैनेट हैं। अब आते हैं सेलेशियल। जी हाँ, आकाशीय पिंड की बात करें, जितने भी आप रात में देखते हैं, स्टार्स, मून्स, मतलब जो कुछ भी आप नाइट स्काई में देख रहे हैं वो सब सेलेशियल बॉडीज़ हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सोलर सिस्टम, द यूनिवर्स। अब हम सोलर सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा, आप देख सकते हैं, सॉरी, ये रहा हमारा सन, फिर आता है आपको पता है मर्क्यूरी, बुध ग्रह, फिर आता है वीनस, शुक्र, फिर आपको पता है हमारा अर्थ आता है, और उसका मून। ऐसे करके हम सारे प्लैनेट्स को एक एक करके देखते हैं। पहले हम सन से शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में, उससे पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन प्लस 8 प्लैनेट्स, वन डार्क प्लैनेट, एक डार्क प्लैनेट भी है, बोना ग्रह भी है, प्लूटो। क्या आप मुझे बता सकते हैं सॉरी, ये तो लिखा हुआ ही है। तो 2006 में, जी हाँ 2006 में एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, चलिए यहाँ तो बताना पड़ेगा आपको, IAU का हेडक्वार्टर बताना है। जी हाँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसकी 2006 में चेक रिपब्लिक में मीटिंग होती है। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि जो प्लूटो है वो पूरे एक प्लैनेट की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं करता है, इसलिए हम इसे प्लैनेट के सीरीज से हटा रहे हैं। देन 2006 के बाद से प्लैनेट्स की संख्या 8 रह गई, तो प्लूटो अब सिर्फ डार्क प्लैनेट है, बोना ग्रह है। ओनली सन हैज इट्स ओन लाइट। अगर हम सोलर सिस्टम में बात करें तो सन ही ऐसा है जिसके पास खुद का प्रकाश है, विच इज ऑल्सो द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और यही हमारे सबसे निकट का तारा है। आगे, अब यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना होगा, निकोलस कोपरनिकस। जी हाँ, निकोलस कोपरनिकस वॉज द फर्स्ट टू डेवलप ए मैथमेटिकली प्रिडिक्ट हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। उन्होंने ये पहली बार, देखो
अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं तो आर्यभट्ट ने बता चुके थे कि जो हमारा सन है, सूर्य है, वो कहाँ पर है, वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने ब्रह्मांड का बताया है, सोलर सिस्टम का बताया। कोपरनिकस पहले थे जिन्होंने किताबों में या प्रूफ करके दिखाया। तो कोपरनिकस पहले व्यक्ति थे, ये भी पादरी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी गणितज्ञ जो मैथमेटिकल थे उस प्रिडिक्शन से ये बताया था कि जो सन है वो सेंटर में है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सब उसका चक्कर लगाते हैं। जबकि उस ज़माने में, जिस वक्त के कोपरनिकस थे, उस ज़माने में ये मान्यता थी कि अर्थ सेंटर में है, पृथ्वी केंद्र है और बाकी सब जितने भी अदर प्लैनेट्स वगैरह हैं सब उसका चक्कर लगाते हैं। तो कोपरनिकस ने प्रूव किया था, तो सन सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के और बाकी सारे ग्रह जो भी अन्य चीज़ें हैं सब उसका चक्कर लगा रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।